नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। बुलेटिन में आज विस्तार से चर्चा करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई सर्वदलीय बैठक की। यूपी में जातिवाद पर तेज होती सियासत की। देखेंगे ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को, ईडी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगी फटकार को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों दिल्ली, यूपी और राजस्थान को दिया गया अवमानना नोटिस। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा, बैठक में मौजूद होते पीएम मोदी, संक्षिप्त में की जाती चर्चा। बैठक में शामिल नहीं होने को बताया दुखद। पाकिस्तान से तनाव के बीच ईरान के साथ बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, भारत हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। भारत के पूर्व राजनयिक फेबियन ने की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ। बोले, सैन्य दृष्टिकोण से ये हमला अहम, भारतीय सेना के एक्शन को बताया संतुलित और सुनियोजित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में की फायरिंग, हमले में 13 नागरिकों की गई जान, 59 लोग घायल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर, दर्दनाक हादसे में पायलट समेत 6 यात्रियों की गई जान, 1 घायल। और ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद दोनों तरफ हलचल बनी हुई है। इस बीच संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। तो क्या कुछ हुआ बैठक में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है। इस बीच जहां एक तरफ पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जहां सरकार के साथ सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ आगे की रणनीति की चर्चा की। जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण और नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। हालांकि इस बार भी सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी की गैर मौजूदगी देखी गई, जिस पर सवाल भी उठे, क्योंकि पाकिस्तान पर भारतीय सेना के एक्शन के बाद उनका बैठक में होना मायने रखता है। जिस पर बैठक को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री को आना चाहिए था। पवन खेड़ा ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरा प्रधानमंत्री मीटिंग में एक साथ रहे और ऐसा संदेश जाए कि पीएम पूरे विपक्ष को साथ बैठाकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल इस बैठक में पीएम की मौजूदगी पर इसलिए भी सवाल उठे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेना को पुंछ के सूरनकोट में आतंकवादियों के छिपे होने की इंफॉर्मेशन भी मिली है। उधर एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग भी की गई। पुंछ में लोगों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई मासूमों की जान जाने की खबर है, कई घायल होने भी बताए जा रहे हैं। इसके बाद आज हुई बैठक में पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई को लेकर विस्तार से ब्रीफ किया गया, जिस पर मीडिया के सामने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और खड़गे ने एक बार फिर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का सरकार को पूरा समर्थन है। उधर खड़गे ने कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें गोपनीयता का हवाला देकर जानकारी नहीं दी गई। आपको बता दें, भारत पाक तनाव के बाद सरकार की ये दूसरी सर्वदलीय बैठक हुई है, जहां बैठक में शिवसेना शिंदे की ओर से श्रीकांत शिंदे, डीएमके से टीआर बालू, आप से संजय सिंह, कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बाकी तमाम दलों के नेता मौजूद रहे। लेकिन दोनों ही बैठकों से प्रधानमंत्री मोदी नदारद दिखे। इधर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उथल पुथल मची हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच जुबानी हमले तेज होते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर जातिवाद को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया है, जिसने यूपी में सियासी हलचल और बढ़ा दी है। तो क्या कुछ हुआ, पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का माहौल अभी से सेट होता दिखाई दे रहा है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग का सिलसिला तेजी पकड़ रहा है। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया, जिसके बाद यूपी की सियासी हलचल तेज हो गई। उधर उस मामले पर अब यूपी के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब हाल ही में लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, जिसका नेतृत्व सपा नेता पवन पांडे ने किया। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें हाथा नहीं भाता, तिलक नहीं लुभाता। इस दौरान अखिलेश यादव का इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर था। यही नहीं, उन्होंने ब्राह्मण समाज से कहा कि पीटीए में आप भी शामिल हैं। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, आप लोगों के साथ भी न्याय होगा। जो भी पीड़ित है हम उसके साथ है। ये सरकार हर किसी के साथ अन्याय कर रही है।
बस अखिलेश यादव के इसी बयान पर यूपी के उप मुख्यमंत्री बिफर गए और अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए उन्होंने अखिलेश को ही जाति पर ज्ञान दे दिया। उन्होंने कहा अखिलेश यादव पूरी तरह जातिवादी राजनीति करते हैं और उन्हें ब्राह्मण समाज पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने सत्ता में रहते हुए ब्राह्मण समाज पर जो जुल्म किया था कोई नहीं भूला है। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने यह तक कह दिया कि अखिलेश यादव की राजनीति पूरी तरह जातिवाद पर आधारित है, जिसके बाद यूपी की सियासत में जातिवाद पर सियासी बिसात बिछ गई है, जो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के आगाज के तौर पर देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश जातिवाद की जंग कोई पुरानी नहीं है, ये शुरू से चली आ रही, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ईवीएम को लेकर उठते सवालों ने जोर पकड़ा है। इस बीच ईवीएम के वेरिफिकेशन से संबंधित दायर याचिकाओं का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया और ईवीएम पर बड़ा फैसला सुनाया। तो क्या कुछ कहा कोर्ट ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जांच के लिए नए नियम बनाए हैं। अब अगर कोई उम्मीदवार ईवीएम की जांच कराना चाहता है तो वो मशीन के सिंबल लोडिंग यूनिट को नहीं बदल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार ईवीएम की जाँच के लिए मॉक करना चाहता है तो वो लिखित में रिक्वेस्ट कर सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटिंग के लिए इस्तेमाल हो चुकी ईवीएम पर मॉक पोल होगा, फिर वोटों की गिनती उम्मीदवारों को दिखाई जाएगी और उससे मिटा दिया जाएगा, लेकिन सिंबल लोडिंग यूनिट वही रहेगी जो वोटिंग के दौरान इस्तेमाल हुई थी। इस तरह शीर्ष अदालत ने ईवीएम और मॉक पोल के सत्यापन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की। इसके बाद चुनाव आयोग ने न्यायालय को सूचित किया कि वो उन ईवीएम इकाइयों के डेटा को हटाने का सहारा नहीं लेगा जो सत्यापन के अधीन है। आपको बता दें, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद से ईवीएम में धांधली के आरोपों ने तेजी पकड़ी है। इसके बाद से ईवीएम के खिलाफ विपक्ष ने जो जंग छेड़ी वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जिस पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की तरफ से ये दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ देख रही है। इसमें कहा गया है कि ईवीएम के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया ईवीएम वीवीपैट मामले में अप्रैल 2024 के फैसले के अनुसार नहीं है। फरवरी में अदालत ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के दायर एक आवेदन पर चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा था, जिसमें ईवीएम की जली हुई मेमोरी और सिंबल लोडिंग इकाइयों के सत्यापन की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। उस वक्त भी कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि सत्यापन करते समय ईवीएम में डेटा को मिटाया या पुनः लोड न किया जाए, और अब कोर्ट ने एक बार फिर से बड़ा फैसला सुना दिया है। ईवीएम पर उठते सवालों के बीच शीर्ष अदालत ने ईवीएम और मॉक पोल के वेरिफिकेशन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करके बड़ा फैसला सुनाया है। तो वहीं ईडी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाते हुए कह दिया कि आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। किसी भी आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए ये टिप्पणी की। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ ईडी द्वारा जुटाए गए सभी दस्तावेज और बयान की प्रतिलिपि भी होनी चाहिए। ऐसे में एक बार फिर ईडी और उसके एक्शन चर्चा का विषय बन गया है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाकई ईडी अपनी शक्तियों का कितना गलत इस्तेमाल करती है। दरअसल धन शोधन मामले में आरोपी सरला गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश ईडी को दिया है, जिसमें सरला गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि मुकदमे से पहले अभियोजन पक्ष को दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि किसी मामले में कोर्ट अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लेती है तो विशेष जज को सुनिश्चित करना चाहिए कि उस प्रक्रिया के साथ साथ शिकायत की प्रतिलिपि और सभी दस्तावेज आरोपी को उपलब्ध कराए जाए। ये उसका अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने आगे कहा, आरोपी को उन बयानों, दस्तावेजों, वस्तुओं और साक्ष्यों की सूची प्रतिलिपि भी दी जानी चाहिए जिन पर अधिकारी भरोसा नहीं कर रहा। यही निष्पक्ष कार्रवाई का हिस्सा है। बता दें, इससे पहले 5 मई को भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के काम करने के पैटर्न पर सवाल उठाए थे। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के आरोपी अरविंद सिंह की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर बेहद गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी बिना सबूत आरोप लगाती है, ये एक पैटर्न सा हो गया है। ये टिप्पणी भी जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने की थी। इसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सबूत पेश करने के लिए 2 दिन का समय भी दिया और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर शिकंजा कस दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को फटकार लगाई है और न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस भी जारी करके जवाब मांगा है। तो क्या है पूरा मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में रिक्ति को लेकर जबरदस्त फटकार लगाई है और न सिर्फ फटकार बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है।
दरअसल ये मामला दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 55% खाली पड़े पदों से जुड़ा हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रिक्तियों की वजह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम नहीं कर पा रहे और लगभग खत्म होने की कगार पर है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाराजगी इस बात पर जाहिर की गई जब शीर्ष अदालत के निर्देशों की अनदेखी की गई। नोटिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में राज्यों को निर्देश दिए थे कि इस साल 30 अप्रैल तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में रिक्तियां भर दी जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिस पर अदालत ने सख्त एक्शन लेते हुए दिल्ली, यूपी और राजस्थान को सुना दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए पूछा कि अधिकारियों को उनके निर्देशों का पालन न करने के लिए दंडित क्यों न किया जाए। साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश भी दिया गया। वहीं अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को वर्चुअली सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया। बताते चले, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स किसी भी राज्य में जल, वायु और भूमि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण करने के लिए काम करते हैं। वो उद्योगों और दूसरे स्रोतों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी नियम और विनियम बनाते हैं और लागू भी करते हैं, जिससे कि प्रदूषण पर नजर रखी जाती है। लेकिन इसमें भर्तियां न होना बड़ी समस्या है, जिसका असर दिल्ली, यूपी और राजस्थान में प्रदूषण की समस्याओं से लगाया जा सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगा दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।